हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नरेंद्र सिंह, व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस। हमने लास्ट वीडियो में शीत युद्ध के दौर के बारे में जाना था और शीत युद्ध के विषय में हमने सारी चीज़ें जानी थी कि ये कब से कब तक रहा, किस तरह से रहा। अब दूसरा अध्याय है द्विध्रुवीयता का अंत। अब अध्याय के नाम से हमें थोड़ा सा लगेगा कि द्विध्रुव अर्थात दो ध्रुव का अंत हो रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो हम यहीं पर इसके बारे में कुछ जानेंगे जो कि पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। दो ध्रुव अर्थात दुनिया में एक ध्रुव था पूंजीवादी, दूसरा था साम्यवादी, इसका नेतृत्व कर रहा था यूएसए अर्थात अमेरिका, और इसका कर रहा था यूएसएसआर सोवियत संघ। और ये दोनों गुट बने हुए थे। ये जो गुट था ये पश्चिमी यूरोप से संबंधित था या पश्चिम से, और ये गुट था पूर्व से, अर्थात दो गुट बने हुए थे दुनिया में। और ये बने थे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर 1945 में। ठीक है, तो ये दो ध्रुव बने हुए थे और उनका अंत इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हुआ, क्या कारण रहे, क्या व्यवस्थाएं रहीं। इनमें इस अध्याय में हम सबसे ज़्यादा साम्यवादी अर्थात यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के बारे में जानेंगे कि वो बना, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, महाशक्ति बन के उभरा 1945 में, और 1991 में एक तरह से बिखर गया। उसके क्या उद्देश्य थे, किस तरह से आया और किस तरह से वो समाप्त हुआ, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें। पूंजीवादी साम्यवादी गुट कौन कौन से हैं, यूएसए, अमेरिका, पश्चिम और पूर्व। आगे चलते हैं। शुरुआत में चित्र में दिखाया गया है कि एक दीवार है जिसे फाड़ते हुए लोग हैं, उसमें छेद कर रहे हैं। दूसरे चित्र में दिखा रहे हैं यहाँ पर लोग मिलजुल रहे हैं। तीसरे में दिखाया गया है यह एक दीवार है, जर्मनी में बर्लिन शहर में लगाई गई थी, जो कि साम्यवादी और पूंजीवाद के विभाजन की एक प्रतीक चिन्ह के रूप में मानी जाती थी। शीत युद्ध परिचय देख लेते हैं। शीत युद्ध के सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। पूर्वी जर्मनी की जो जनता थी उसने इसे गिराया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय और ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था पहली दुनिया जो कि पश्चिमी अमेरिका के नेतृत्व में थी, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली वगैरह आते थे, स्पेन। और द्वितीय दुनिया या दूसरी दुनिया में आते थे रूस और पूर्वी यूरोपीय देश। तो सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी कितने 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। पूर्वी यूरोप में ये लहर दौड़ी और उसने अपने साम्यवादी शासन का समाप्त किया, बदल दिया। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को भी चुपचाप देखते रहना पड़ा। उसे चुपचाप देखते रहना पड़ा सोवियत संघ को, क्योंकि वो दूसरे देशों में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अतः वह स्वयं संघ का विघटन हो गया। ये यहाँ पर 1961 में बनाई गई थी सोवियत संघ की दीवार, 1961, और ये कितनी लंबी थी, 150 किलोमीटर। 28 साल तक खड़ी रही। 9 नवंबर 1989 को उसे तोड़ दिया गया।
तो ये 3 चीज़ें हैं इसकी, इन्हें याद रखना, कब बनी, कब टूटी, कितनी लंबाई, कितने वर्ष ये रही। आगे देखते हैं, हम जानेंगे कि जो एक दूसरी दुनिया थी या दूसरा खेमा जिसे कहते थे, पूर्वी गुट था या दूसरा ध्रुव था, वो था सोवियत। सोवियत गणराज्य, सोवियत संघ, सोवियत समाजवादी सोवियत गणराज्य अर्थात यूएसएसआर, रूस में हुई क्रांति 1917 के समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। ये हमें याद रखना है। जो रूस में क्रांति हुई वो किस कारण हुई? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरत से प्रेरित थी। इसकी क्या थे आदर्श? समाजवाद के आदर्श और समतामूलक समाज अर्थात समान समाज बने आर्थिक रूप से। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति को समाप्त करने, निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी दुनिया की। तो सोवियत संघ की शुरुआत कहाँ से? 1917 से। किस चीज़ को लेके होती है? समतामूलक समाज के निर्माण या समानता के सिद्धांत को लेके होती है और ये इतिहास की सबसे बड़ी शुरुआत थी या सबसे बड़ा प्रयास था। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। इन्होंने किसको महत्व दिया? सोवियत वाले लोगों ने पार्टी और संस्था को। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो पूर्वी यूरोप था, पूर्वी यूरोप के देश इसके अंकुश में आ गए या ये कहें उसके प्रभाव में आए। क्यों आए? सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। आने का कारण था क्योंकि फांसीवादी ताकतों ने इन्हें गुलाम बना रखा था, जिन्होंने इसे आज़ाद कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। तो ये दूसरी दुनिया जो थी यही थी, पूर्वी यूरोप के देश और सोवियत गणराज्य जिसका क्या था? नेता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन या जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। अब देखिए इसका उपभोक्ता उद्योग कितना उन्नत था। पिन से लेकर से कार तक सभी चीज़ें उत्पादन वहाँ होता था, मतलब सारी चीज़ें आवश्यकता की चीज़ें वहीं होती थीं। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थीं, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें मसलन क्या क्या चीज़ें? स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण व अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। वहाँ की सरकार क्या करती थी? जो भी स्वास्थ्य, जो आवश्यकता की चीज़ें, बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं हमारे लिए आवश्यक होती है? स्वास्थ्य होता है, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण, ये सारी चीज़ें रियायती दर पर उन्हें उपलब्ध कराई जाती थीं। बेरोजगारी नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी मिल्कियत का प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। अर्थात स्वामित्व
भूमि पर किसका था? राज्य का, किसी व्यक्ति का नहीं था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, यह प्रणाली सत्तावादी होती गई। अब देखिए समय के अनुसार इसमें कुछ दोष आते हैं। क्या है? यह प्रणाली कैसी होती चली गई? नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, सत्तावादी होती चली गई प्रणाली, और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया। सोवियत संघ जो बना हुआ था वो कैसे बना हुआ था? 15 गणराज्यों से मिलकर के बना हुआ था, जो जिसका मैंने अभी नाम बताया था USSR। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जनता तो चाह रही थी परिवर्तन, लेकिन पार्टी तक ये बातें शायद पहुंची नहीं और उन्होंने इनका। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। अब देखिए 15 गणराज्यों में से रूस एक था और रूस का उनमें दबदबा था। अन्य यहाँ की जनता क्या थी? दबी हुई महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन इसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, किस में? बुनियादी ढांचे में, मसलन परिवहन, ऊर्जा मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। जो आर्थिक आकांक्षाएं या ये कहें राजनीतिक आकांक्षाएं थीं, जो बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, वो नहीं थी उन्हें। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ता रहा, लेकिन उत्पादन और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। कब? 1970 के दशक के अंतिम दौर में, अर्थात 1980 के आसपास, जब 1979 में उसने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। तो इस तरह से ये सोवियत व्यवस्था थी। उसके बहुत कई लक्षण भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लक्षण थे, जैसे कि उसमें क्या था? बेरोज़गारी नहीं थी, न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। लेकिन कमी क्या थी? वहाँ पर नौकरशाही का शिकंजा कसता गया, सत्तावादी हो गई, एक पार्टी थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इस सोवियत प्रणाली की विशेषताएं थीं या लक्षण थे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ों को हम देख लेते हैं। इसमें विघटन आएगा इसका, लेकिन विघटन से पहले हम देख लेते हैं कि सोवियत संघ इतनी बड़ी प्रणाली को स्थापित करने में किन किन लोगों का योगदान रहा है। सबसे पहले नेता थे सोवियत संघ के जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वे थे व्लादिमीर लेनिन, जो कि इसकी बोल्शेविक क्रांति की थी। इन्होंने बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और 1917 में रूसी क्रांति के नायक, और क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर 1917-1924 में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष रहे। क्योंकि शुरुआत में सबसे ज़्यादा कठिनाई आती हैं, तो इन्होंने इसको स्थापित किया। मार्क्सवाद की असाधारण सिद्धांतकार और उसे अमली जामा पहनाने में महारथी, पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत। इन्हें हमें याद रखना है, नोट करना है, कब से कब तक इन्होंने शासन किया। ये रहा इनका शासन
1917 से 1924 तक। और दूसरी बात क्या थी इनकी महत्वपूर्ण, ये क्या थे, मार्क्सवादी सिद्धांत। जो कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया था उसे अमली जामा पहनाए, एक तरह से व्यवहार में लेकर के आए और 1924 तक रहे। दूसरे नेता थे सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन, जो कि 1924 में इसके नेता बने और 1953 तक रहे। लेनिन के उत्तराधिकारी, सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में नेतृत्व किया इन्होंने और एक तरह से पूरी तरह से इन्हें विश्व में रूस को शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा किया। 1924 से 1953 इन्होंने क्या किया था, औद्योगिकरण का तेज़ी से बढ़ावा दिया था, खेती का बलपूर्वक समूहीकरण किया था और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 इन्हीं के समय हुआ और उसमें जीत का श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। 1953 तक रहे। कौन थे ये? स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। तीसरे नेता थे निकिता क्रुश्चेव जो थे वो 18 से 1971 तक इनका जीवन काल रहा। सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1953 से 1964 तक रहे। 1956 में कुछ सुधार लागू किए, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सुझाव रखे, हंगरी में जन विद्रोह का दमन किया और क्यूबा मिसाइल संकट भी इन्हीं के समय में। निकिता क्रुश्चेव 1953 से 1964 तक नेता रहे। अगले नेता रहे हैं सोवियत संघ के लियोनिडो ब्रेज़नेव। 1906 से 1982 तक जीवन काल रहा है इनका और ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1964 से 1982 तक रहे। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया, अमेरिका के साथ संबंधों को तनाव में कमी के दौर में संबंध, अर्थात अमेरिका के साथ जो तनाव चल रहा था उसे कम किया। हमें विशेष याद ये रखना है इनका 1964 से 19 लियोनिड ब्रेज़नेव 1964 से 1982 तक राष्ट्रपति रहे हैं। और चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान में आक्रमण में शामिल, क्योंकि 1979 में ही हस्तक्षेप किया था अफगानिस्तान में। लियोनिड ब्रेज़नेव अंतिम नेता रहे जिन्होंने सुधार किए काफ़ी। मिखाइल गोर्बाचेव 1931 में जन्म हुआ, 1985 से 1991 तक ये राष्ट्रपति रहे। इन्होंने पुनर्रचना, खुलेपन, आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। ये क्वेश्चन आएगा कि मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या क्या किया, तो ये ज़रूर याद रखना है क्योंकि इनका ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम थे और इन्हीं के समय विघटन हुआ तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजनीतिक सुधार शुरू किया, अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ को रोक लगाई, इन्होंने एकदम से रोक लगा दी और अफ़गानिस्तान और पूर्वी यूरोप में सोवियत सेना वापस बुला ली इन्होंने। और जर्मनी के एकीकरण में सहायक, शीत युद्ध के समाप्त किया और सोवियत संघ का विघटन का आरोप भी इन पर ही लगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले जो नेता हैं हमारे वो तो हैं लेनिन। सबसे पहले नेता कौन है हमारे? लेनिन। दूसरे नेता हैं हमारे स्टालिन। स्टालिन के बाद आते हैं क्रुश्चेव। क्रुश्चेव के बाद आते हैं ब्रेज़नेव और ब्रेज़नेव के आते हैं गोर्बाचोव। तो इस तरह से हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 लोग हो गए। इनके राष्ट्रपति के इनका कार्यकाल हमें याद रखना है और ये नोट करना है। आज के लिए इतना ही साथियों, और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने जितने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए इन चीज़ों को भेजें और ये सारी चीज़ें उनके लिए काम की साबित होंगी और
एग्ज़ाम में या आगे जब भी क्लास चलेंगी तो ये एकदम से आपको एक मजबूत पकड़ बनाएंगी और समझ विकसित करेंगी। तो इसलिए आप इसे ज़रूर देखें और नोट करें, नोट डाउन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।